हाय फ्यूचर बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का एडुटैप के बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसीलिए हर सैटरडे को सुबह 7 बजे हम आप सभी को के लिए एक सेशन लेकर आते हैं जहां पर हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, बिकॉज करंट अफेयर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि अब हम अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में कोई भी देरी नहीं कर सकते और उसे अब हमें रेगुलर बेसिस पर अपडेट रहना होगा और उसे प्रिपेयर करना होगा। और आज के सेशन की बात अगर हम करें तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ और क्लर्क या आरआरबी पीओ और क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो आज के सेशन के अंदर हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम 21st to 27th of December 2024। सो गाइस, बिफोर मूविंग ऑन टू द सेशन, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और वो ये है कि हमने आप सभी के लिए जो एस्पिरेंट्स एसबीआई पीओ और क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक टेस्ट सीरीज यहां पर लॉन्च की है। और मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होगा, जिसके अंदर अराउंड 15,000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे और यहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, तो ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। और मैं आपको बताता हूं गाइस, यहां पर अभी एट प्रेजेंट इस टेस्ट सीरीज कोर्स पर 83% का ऑफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इस ऑफ को अवेल करने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा और वो कोड है कैंडी। ठीक है, सो मेक श्योर कीजिए कि आप इस कोड का इस्तेमाल करें और आप इस डिस्काउंट को यहां अवेल कर सकते हैं। और एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, इससे आपकी एक काफी अच्छी प्रिपरेशन होगी करंट अफेयर्स की फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ एग्जाम दोनों ही आ चुके हैं, तो एक काफी अच्छा मौका है आप सभी के लिए। अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसको जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो बढ़ते हैं अब अपने सेशन की तरफ और शुरू करते हैं इस सेशन को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। So the question is, the government of India and the Asian Development Bank have signed a policy-based loan worth dash under the dash program to expand India's manufacturing sector and improving the resilience of its supply chain. So guys, basically इस क्वेश्चन के अंदर दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसका आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्वेश्चन है एक लोन एग्रीमेंट के ऊपर जो इंडिया और जो इंडियन गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में हाल ही में साइन हुआ और एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हुआ जिसके जरिए हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और अपनी सप्लाई चेन को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इस लोन का क्या अमाउंट है और कौन से प्रोग्राम के अंदर हमने इसको साइन किया। सो जब भी ऐसा कोई न्यूज आर्टिकल आता है तो सबसे पहले याद रखिए कि आप उन एंटाइटीज का नाम याद रखिए जिनके बीच में ये लोन एग्रीमेंट साइन हुआ। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एंटाइटीज नेम। ठीक है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज दैट इज व्हाट इज द लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितना था? $100 मिलियन का लोन है, $1 बिलियन का लोन है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है अगर किसी प्रोग्राम के अंडर ये हुआ है साइन तो इस प्रोग्राम का क्या नाम है। और चौथी चीज है वाई, व्हाट इज द एम ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन एग्रीमेंट। तो ये चारों ही चीजें अगर हम कवर करते हैं तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही डायमेंशंस यहां कवर हो जाएंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज $350 million एंड स्माइल इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो स्माइल प्रोग्राम है जिसके अंदर इसको बेसिकली लॉन्च किया गया। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुझे इसको रब करना होगा टू एक्सप्लेन यू द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, राइट। सो गाइस, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चीज की तो ये लोन एग्रीमेंट रिसेंटली साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। एक $350 मिलियन का लोन एग्रीमेंट था ये, और इस लोन एग्रीमेंट के जरिए हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहां एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और हम अपने सप्लाई चेन को और ज्यादा रेजिलिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस लोन अमाउंट की, सो लोन अमाउंट इज $350 मिलियन और ये कौन से प्रोग्राम के अंदर इसको साइन किया गया? दैट इज द स्माइल प्रोग्राम। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई एब्रिविएशन आता है तो गैस एक बड़ी सी ब्रॉडर स्माइल के साथ आपको हमेशा इंश्योर करना होगा कि आप उसका फुल फॉर्म याद रखें। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। तो हम बेसिकली लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को यहां पर और स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम ये प्रोग्राम का नाम है जिसके अंदर हमने इसको साइन किया है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को पहला क्वेश्चन क्लियर है और कौन से डायमेंशंस हमें याद रखनी है आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस हैज बिकम द फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज इन इंडिया। तो जब भी इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कोई चीज पहली बार होती है तो हमें इंश्योर करना है कि हम उसको कवर करें, क्योंकि ऐसी न्यूज आर्टिकल्स हमेशा एग्जामिनर का ध्यान अट्रैक्ट करती हैं और हमारा भी ध्यान अट्रैक्ट करती हैं। सो गाइस, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं: मसली विलेज गुजरात, धोरदो विलेज गुजरात, चुशुल विलेज ऑफ लद्दाख, सुई विलेज ऑफ हरियाणा और ले विलेज ऑफ लद्दाख। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो विलेज है जो कि पहला बॉर्डर सोलर विलेज बना है। दैट मींस इस गांव के 199 जितने घर थे गए, उन सभी घरों पर रूफटॉप सोलर यहां पर इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, रूफटॉप सोलर पैनल्स को यहां इंस्टॉल किया गया है। सो आप सभी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आप सभी ने यहां पर सुना होगा पहले। तो उसी योजना के अंदर ये सोलराइजेशन किया गया है। ठीक है, तो कौन सा वो विलेज है? द नेम ऑफ द विलेज इज मसली विलेज ऑफ गुजरात। तो मसली विलेज है उसका नाम और ये हमारे गुजरात के अंदर पड़ता है। ये पहला बॉर्डर विलेज बना है कंट्री का जो पूरा फुली सोलर बना है। ठीक है, तो इसके लिए 1.16 करोड़ रुपीस यहां पर दिए गए हैं और यहां पर यूज हुए हैं 1.16 करोड़ रुपीस। अगर हम बात करें ओवरऑल तो मसली यहां पर सेकंड हैज अर्न द टाइटल ऑफ द सेकंड सोलर विलेज। गाइस, ये दूसरा सोलर विलेज है। जो पहला सोलर विलेज था वो मोधेरा था। ठीक है, तो अगर हम मोधेरा की बात करते हैं ये तो पहला सोलर विलेज था, बट अगर हम बात करें बॉर्डर एरियाज का पहला विलेज मसली विलेज है। ओके, आई होप ये डिस्टिंक्शन, ये डिफरेंस आप सभी को एकदम क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट who was crowned Miss India USA 2024 at the annual pageant held in New Jersey। तो न्यू जर्सी के अंदर रिसेंटली मिस इंडिया यूएसए 2024 एनुअल पेजेंट कंडक्ट किया गया था। वहां पर कौन उसके विनर रहे ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं: कैटलिन सैंड्रा नील, प्रिया मल्होत्रा, अनन्या शर्मा, रिया पटेल और काव्या नायर। तो 5 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक हलवा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इस क्वेश्चन की अगर हम सही आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कैटलिन सैंड्रा नील। दैट इज द राइट आंसर, जिनको क्राउन किया गया मिस इंडिया यूएसए 2024। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पेजेंट के साथ 2 पेजेंट्स और हुए थे, 2 कैटेगरीज और थी। वहां पर कौन कौन विनर्स थे? तो एक पेजेंट की विनर थी संस्कृति शर्मा, जिन्हें मिस इंडिया यूएसए अवार्ड दिया गया है, और दूसरी है अर्शिता कटपालिया, जिन्हें कि मिस टीन इंडिया यूएसए का अवार्ड दिया गया। और ये जो पेजेंट है इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया? दिस पेजेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया फेस्टिवल कमिटी। तो लेट मी टेल यू गाइस कि सबसे जो मेजर प्रोबेबल क्वेश्चन है यहां से वो आ सकता है जो हमने यहां फ्रेम किया है कि कौन मिस इंडिया यूएसए 2024 की विनर रही। बट यहां पर प्रोबेबिलिटी फिर भी है कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये सारे डायमेंशंस को याद रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेशनल फार्मर्स डे। सो नेशनल फार्मर्स डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन सी डेट को करते हैं गाइस? लास्ट वीक में किया जाता है इसे सेलिब्रेट। क्या वो डेट है जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं? सेकंड पॉइंट इज वी कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री चौधरी चरण सिंह जी, क्योंकि उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा यहां पर एग्रीकल्चर में और ये इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर भी थे। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारे यहां पर है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डेज के न्यूज आर्टिकल करें तो वहां पर डेट क्या है और उसका थीम क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेट एंड थीम। तो यहां पर अगर हम डेट की बात करें तो नेशनल फार्मर्स डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर को। ठीक है, और इसकी थीम इस साल क्या है? दैट इज एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर अ प्रॉस्परस नेशन। हमारे जो अन्नदाता हैं, फार्मर्स हैं, उनको हमें एम्पावर करना है जिससे कि हम अपने नेशन को, अपने देश को और ज्यादा प्रॉस्परस बना सके। सो आप यहां देख सकते हैं दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। और बाकी की डिटेल्स हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं अपने डिस्कशन के अंदर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। So recently, Ministry of Defense has signed a contract worth 7628.7 crore.
किसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है? लार्सन एंड टर्ब्रो के साथ हुआ है। एब्सोल्युटली एकदम सही आपने समझा। जब भी कोई एमओयू साइन होगा तो किन एंटाइटीज के बीच में एमओयू साइन हुआ ये हमें कवर करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और लार्सन एंड टर्ब्रो लिमिटेड के बीच में साइन हुआ। कितने अमाउंट का हुआ? 7628.70 करोड़ का हुआ। और किस लिए हुआ? फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन। इंडियन आर्मी के लिए एक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन को बनाया जा रहा है, उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए इस एमओयू को साइन किया गया। अब उस गन का क्या नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन की डिमांड है। ऑप्शंस हैं धनुष, पिनाका, K9 वज्रटी, M777 सारंग। अगर आप सभी ने इस न्यूज आर्टिकल को देखा था तो गाइस आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज वज्रटी। K9 वज्रटी इज द राइट आंसर। ये एक वर्सेटाइल आर्टिलरी गन है जिसको आप क्रॉस कंट्री किसी भी टेरेन से आप इसको लेकर जा सकते हैं, इसलिए काफी स्पेशल ये मिसाइल है और इंडियन आर्मी को बहुत एम्पावर करेगी व्हेन इट विल बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question. So United Nations has declared which of the following years as the International Year of Camelids, highlighting their significance under the slogan Heroes of the Deserts and Highlands, Nourishing People and Culture. Guys, we all know जो हमारे deserts हैं उनके हीरो हमारे camels ही रहते हैं और इन camels को ही और ज्यादा एनहांस करने के लिए और उनसे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं उनको और ज्यादा एनहांस करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक ईयर को रिसेंटली अनाउंस किया एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा ईयर है। सो आपके सामने ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है गाइस। अगर हम बात करें इस ईयर की, दिस इज 2024 ओनली। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो रिसेंटली ये एक वर्कशॉप हुआ था दैट इज स्ट्रेंथनिंग कैमल मिल्क वैल्यू चेन इन इंडिया, और ये जो कैमल मिल्क वैल्यू चेन है उसी को और एनहांस करने के लिए ये ईयर भी यहां पर अनाउंस किया गया था। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस वर्कशॉप की, इसको ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने अलॉन्ग विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। सो गाइस, जब भी आप किसी क्वेश्चन को कवर करते हैं तो हमेशा हमें उसकी थोड़ा इन डेप्थ तक जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में वो इन डेप्थ चीजें रहेंगी आई विल बी डिस्कसिंग दैट विद यू, अदरवाइज वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स क्या है 2024, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, ये हम कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं? बेसिकली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। आप सभी जानते हैं कि गाइस हम सभी बहुत डाइवर्स हैं, इवन इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्स कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड। तो इसी को ह्यूमन सॉलिडारिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, और किस डेट को करते हैं? 20 दिसंबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच सिटी वाज अनाउंस्ड एज द होस्ट फॉर द पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2025? तो वो कौन सा सिटी है जो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की होस्ट करेगा, और ये पहली बार इंडिया में कंडक्ट की जाएगी? क्या नाम है इस सिटी का? द नेम इज न्यू दिल्ली। सो गाइस, इंडिया के अंदर इंडिया पहली बार पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को होस्ट करेगा 2025 के अंदर, एंड इट विल बी होस्टेड इन न्यू दिल्ली। दैट इज द राइट आंसर। ओके, और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एडिशन की, तो ये 12th एडिशन रहेगा पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप का, और ये चौथी बार है कि एशिया इसको होस्ट करने वाला है। तो इंडिया एशिया का ही पार्ट है और इंडिया पहली बार इसको होस्ट करेगा न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन सभी क्रिकेट लवर्स के लिए है। सो हम सभी को याद होगा 2007 का T20 वर्ल्ड कप, जब युवराज सिंह ने फास्टेस्ट T20 हाफ सेंचुरी स्कोर किया था इन जस्ट a matter of 12 deliveries, right? आप सभी को याद होंगे वो 6 छक्के, the 6 sixes in that one over। अगर अभी हम बात करें तो वुमेन क्रिकेट के अंदर ऋचा घोष ने ये नया रिकॉर्ड इक्वल किया है, एंड दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इंडियन क्रिकेटर हैज स्मैश्ड द जॉइंट फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल्स। गाइस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंस T20 इंटरनेशनल्स, इट इज द विमेंस T20 इंटरनेशनल्स। और ये कौन सी टीम के साथ किया ये आपको बताना है। तो नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस क्रिकेटर का, दैट इज ऋचा घोष, और किस कंट्री के अगेंस्ट किया? दैट इज वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कितनी बॉल्स उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर किया? दैट इज 18 बॉल्स, और इसके साथ साथ इन्होंने 2 और इंटरनेशनल प्लेयर्स का रिकॉर्ड इक्वल किया। उनका नाम है सोफी डिवाइन ऑफ न्यूजीलैंड
एंड फोएब लिचफील्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों प्लेयर्स का रिकॉर्ड इन्होंने यहां पर इक्वल कर दिया है। ठीक है, सो आई होप कि सारी डिटेल्स आपको याद रहेंगी। नाम है ऋचा घोष, टीम का नाम है वेस्ट इंडीज, जिसके अगेंस्ट इन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया। और उसके बाद आता है कितनी बॉल्स में सेंचुरी, हाफ सेंचुरी बनाई, दैट इज 18 बॉल्स। और कौन से दो प्लेयर्स से जिनका ऑलरेडी जो रिकॉर्ड होल्डर्स थे, सोफी डिवाइन एंड फोएब लिचफील्ड, उनकी क्या क्या कंट्री से, सारी ही डायमेंशंस हमें कलेक्टिवली याद रखनी होंगी। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन है, अभी हमने बात की थी पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप की, अब हम बात करेंगे खो खो वर्ल्ड कप की। तो खो खो वर्ल्ड कप गाइस वो भी इस बार इंडिया ही होस्ट करने वाला है। और recently one of the Indian actor was been announced as the brand ambassador of Kho Kho World Cup। तो खो खो वर्ल्ड कप का पहला एडिशन 2025 के अंदर होगा और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सलमान खान, और इंडिया उस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। ठीक है, सो इंडिया विल बी होस्टिंग दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड कप and Salman Khan has been appointed as the brand ambassador of Kho Kho World Cup 2025. Next question. So which organization was honored with the 3 awards at 14th PSC Excellence Awards? तो PSC Excellence Awards recently दिए गए थे और मिनी रत्न कैटेगरी के अंदर, और यहाँ 2 कैटेगरीज के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ 3 अवार्ड्स मिले हैं, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इरडा, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको 3 अवार्ड्स दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं गोल्ड अवार्ड मिला है उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए, और सिल्वर अवार्ड उन्हें मिला है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सेलेंस के लिए। ठीक है, सो हमने यहां पर कवर किया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड है, किस कैटेगरी के अंदर मिला, कितने अवार्ड्स मिले, सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा आप भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक अवार्ड की तरफ ही हमें लेकर जाता है, जो कि मिला है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और ये इस अवार्ड का नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, और ये अवार्ड बेसिकली गाइस क्यूवेत का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। जैसे इंडिया का भारत रत्न है, वैसे ही क्यूवेत का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। और इसको कौन से ईयर के अंदर इंस्टीट्यूट किया गया था और किसको ये अवार्ड मिला है, ये दोनों चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो कौन से ईयर में होगा, ऑप्शंस में काफी इजी है आइडेंटिफाई करना, नरेंद्र मोदी एंड 1974। 1974 इज द ईयर इन विच दिस अवार्ड वाज बीन इंस्टीट्यूटेड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था 1974 के अंदर। और अगर हम कुछ और बाकी फॉरेन नेशनल्स की बात करें जिनको ये अवार्ड हिस्टोरिकली इन द पास्ट मिल चुका है, तो इट इंक्लूड्स क्वीन एलिजाबेथ, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एंड बिल क्लिंटन, एंड सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। तो इन सभी लोगों को यहां पर पहले क्यूवेत अपना ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दे चुका है, और अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने यह अवार्ड दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान रिसेंटली दिया गया था फॉर द 2023। आपको आइडेंटिफाई करना है उस पर्सन का नाम जिसको ये दिया गया। और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के अलावा राज मानसिंह तोमर सम्मान भी दिया गया। ठीक है, और वो किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप यहां देख सकते हैं, अगर आप इस पर्सन को पहचान पाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफी इजी होगा इस क्वेश्चन का आंसर करना। अगर मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये अवार्ड दिया है पंडित स्वप्न चौधरी जी को, और राज मानसिंह तोमर सम्मान दिया गया है सनानंद न्यास संस्था को। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड अगर हम बात करें स्वप्न चौधरी जी की, तो ये पद्मश्री इनको मिल चुका है। ये तबला प्लेयर है, तबला बजाते हैं, बहुत ही अच्छा तबला बजाते हैं, और इसीलिए इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था, और अब इनको तानसेन, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ऑबिचुअरीज। सो द क्वेश्चन इज विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर, former Haryana Chief Minister and the son of Chaudhary Devilal who passed away recently। तो यहां पर 3 फीचर्स मैं आपको बता दूं, 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन इस पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताई गई है। दैट ये फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं, और इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है उस पर्सन का नाम। द नेम ऑफ द पर्सन इज
ओम प्रकाश चौटाला जी हु पास अवे रिसेंटली, ठीक है। सो उन्होंने वो हरियाणा के सीएम रहे हैं टोटल 4 टाइम्स। ओके, दैट इज द राइट आंसर। Next question is from one of the very important topics of the last week, that is Youth Collab. So guys, you have to consider the following statements regarding the Youth Collab National Innovation Challenge for 24-25 and you have to identify the incorrect option. हमें incorrect option को identify करना है। अगर हम बात करेंगे Youth Collab, तो बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था, गाइस वी ऑल नो कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक लिस्ट है, ठीक है। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, हम इनको 2030 तक अचीव करना चाहते हैं। तो हम किस तरीके से अपने यूथ को एम्पावर करें जिससे कि वो भी स्टेप्स ले और हम एक्सेलरेट एक हाई स्पीड में जाकर ये 2030 तक इन एसडीजीज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर ले। सो बेसिकली ये टारगेट है इस पर्टिकुलर यूथ कोलैब का, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है रिगार्डिंग दिस 2024-2025 चैलेंज। तो पहली स्टेटमेंट है, ये इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन का, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग विद सिटी फाउंडेशन, जो कि एब्सोल्युटली राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट, ये जो लैब है इसको को क्रिएट किया गया था 2017 में बाय द यूएनडीपी एंड सिटी फाउंडेशन, एब्सोल्युटली राइट। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज टू एम्पावर यूथ फॉर लीडरशिप, सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका ये प्राइमरी एम है। फोर्थ स्टेटमेंट, यूथ कोलैब वाज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। गाइस अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो यूथ कोलैब था उसको लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद द नीति आयोग। सी, हम ऑलरेडी ऑप्शन ए के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। तो रिसेंटली गए 7th एडिशन यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर 2024-2025 लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिटी फाउंडेशन का। नीति आयोग की बात की जाए गाइस, सॉरी अटल इनोवेशन मिशन की, तो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था टू प्रमोट द कल्चर ऑफ इनोवेशन इन आवर कंट्री, ठीक है। एक इनोवेशन का इकोसिस्टम हमारी कंट्री के अंदर प्रमोट करने का इस अटल इनोवेशन मिशन का टारगेट था। और हमने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी हमने डिस्कस किया था अपने कुछ पुराने सेशंस के अंदर, आप उसको याद रखिएगा और मुझे बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर कि उसके क्या टारगेट्स है। ओके, सो अगर हम बात करें इसकी इंप्लीमेंटेशन की, तो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद असिस्टेक फाउंडेशन। अगर हम बात करें इस यूथ कोलैब की गए, तो इनिशियली 2017 के अंदर यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया था, को क्रिएट किया था। इंडिया की बात की जाए, इंडिया में ये 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था इन कोलैबोरेशन विद अटल इनोवेशन मिशन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। सो इसका एम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वी वांट टू एक्सेलरेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू लीडरशिप, सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। तो हमने यहां पर यूथ कोलैब 2025 को काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है आपका नेशनल कंज्यूमर डे। सो गाइस, नेशनल कंज्यूमर डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। हम सभी को पता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट से या फिर किसी भी शॉप से कुछ सामान खरीदते हैं, मान लीजिए वो एक खराब क्वालिटी का सामान निकलता है, तो हमारे कुछ कंज्यूमर के राइट्स होते हैं कि वी कैन गेट इट एक्सचेंज, ठीक है। अगर उसकी एक प्रॉपर एक्सचेंज पॉलिसी रहती है, तो कंज्यूमर्स को उनके कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयर कराना और उनको प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करना, तो इन्हीं सब चीजों को अवेयर करने के लिए नेशनल कंज्यूमर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि डे की बात हो रही है तो थीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने आपसे यहां दोनों ही चीजें पूछी है, व्हाट इज द डेट एंड व्हाट इज द थीम। अगर हम बात करें नेशनल कंज्यूमर डे की, तो इसको सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल 24 दिसंबर को, और इस साल इसकी थीम है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। डिजिटली ही हम कंज्यूमर को जस्टिस प्रोवाइड कर दें, वर्चुअल हियरिंग्स करा दें उसकी। सो ये आपकी थीम है, बड़ा इजी है याद रखना, ठीक है। डिजिटल इंडिया का जमाना है, सब कुछ वर्चुअली ही कर रहे हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ गाइस, लेट मी टेल यू कि नेशनल कंज्यूमर डे के ओकेजन पर जो हमारे मिनिस्टर हैं
कंज्यूमर अफेयर्स के उन्होंने कुछ 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। क्या वो इनिशिएटिव है? जागो ग्राहक जागो ऐप। आप सभी ने टीवी में ऐड जरूर देखा होगा जागो ग्राहक जागो का, ठीक है। सेकंड थिंग इज जागृति ऐप, थर्ड थिंग इज जागृति डैशबोर्ड। तो गाइस जागो ग्राहक जागो ऐप की अगर हम बात करें, इसी मान लीजिए कि आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर यूआरएल है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया है, और वो एक ऐसा यूआरएल है जो कि बेसिकली कस्टमर की साइकोलॉजी को इंपैक्ट करता है किसी ना किसी तरह, और ड्यू टू सम रीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको यहां पे इलीगल यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है, बट स्टिल उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने उस यूआरएल को यहां प्रेजेंट किया। तो आपकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है उस दौरान इस यूआरएल के बारे में आपको जो अवेयर करेगा वो है जागो ग्राहक जागो ऐप, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल ई कॉमर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल यूआरएल्स ड्यूरिंग अ कंज्यूमर्स ऑनलाइन एक्टिविटीज, ठीक है। कंज्यूमर की ऑनलाइन एक्टिविटी के दौरान जो है उसको ये अलाउ करेगा। सेकेंड थिंग इज जागृति ऐप। गाइस अब आपको ये यूआरएल मिल गया है, ठीक है। अब इस यूआरएल को रिपोर्ट करोगे, जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज आता है ना, कोई स्कैम होता है तो एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट दिस नंबर, राइट। तो रिपोर्टिंग दैट यूआरएल का ऑप्शन देगा जागृति ऐप आपको, ठीक है। थर्ड थिंग इज जागृति डैशबोर्ड। सो गाइस जब वो रिपोर्टिंग हो गई उसकी, तो उसके बाद एक रियल टाइम रिपोर्ट जनरेट होगी उसकी। वो कहां से होगी? वो होगी डैशबोर्ड से। इट इज यूज्ड टू जनरेट द रियल टाइम रिपोर्ट ऑन ई कॉमर्स यूआरएल्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ अफोरमेंशन्ड डार्क पैटर्न्स, ठीक है। इससे हम मॉनिटरिंग और रेगुलेट कर सकते हैं ऐसे ऑनलाइन कंज्यूमर इंटरेक्शंस को, राइट। सो ये 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया ड्यूरिंग दिस नेशनल कंज्यूमर डे। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है, उसको हम करेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर, और वो इनिशिएटिव है एक पोर्टल। दिस पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड एज अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल्स इनटू सिंगल नेशनल सिस्टम। गाइस स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल्स ये कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो कि इंश्योर करती हैं फेयरनेस और एक्यूरेसी इन ऑल द ट्रेड रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। किसी भी चीज का है बाय अप्लाइंग सम वेट्स एंड मेजरमेंट्स अगेंस्ट इट, ओके। सो अब क्या होता था पहले कि सभी स्टेट्स के अलग अलग ऐसे सर्विस पोर्टल से गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हमें कंज्यूमर्स को हम वन नेशन वन राशन कार्ड पर पहुंच गए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इन सभी स्टेट्स के लिए हम एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। तो हम सभी ने इन सभी प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया। उसका क्या नाम है ये आपको मुझे बताना है चैट बॉक्स के अंदर। सो आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत मैप, ई मेट्रोलॉजी, लीगल ईज, कंज्यूमर मैप और ई मैप। सो गाइस राइट आंसर हियर इज ई मैप। तो ई मैप इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है सभी स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल्स को एक सिंगल नेशनल सिस्टम के अंदर। तो इससे क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। जो बिजनेसेस को डिफरेंट लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है, वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, रजिस्टर कराना पड़ता है खुद को, तो यहां पर अब सिंगल प्लेटफॉर्म से उनका काम चल जाएगा। कॉम्प्लायंस बर्डन्स यहां पर कम होंगे उनके, और ट्रांसपेरेंसी यहां पर इंक्रीज होगी, और ये सबसे क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। हम सभी का एक टारगेट है, वर्ल्ड बैंक की जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी कि उसमें हम अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करें, तो ये एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली लिया है नेशनल कंज्यूमर डे पे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज आर्टिकल है अबाउट द गुड गवर्नेंस डे। सो गाइस गुड गवर्नेंस डे, जिसको हम सुशासन दिवस भी कहते हैं, सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट के जितने भी डेली के कामकाज होते हैं गाइस, जो भी डेली एक्टिविटीज हैं उसको हम कैसे गवर्न कर रहे हैं, वो क्या एक सही प्रोसेस को फॉलो कर रही है, क्या सारी ही एक्टिविटी सही तरीके से हो रही हैं, उसको हम कैसे गवर्न किया जा रहा है, और अगर वो अच्छे से नहीं हो रहे तो अच्छे से गवर्न होनी चाहिए। इसीलिए हम गुड गवर्नेंस डे का 2014 में डिक्लेयर किया गया। तो गुड गवर्नेंस डे हम कौन से डेट को सेलिब्रेट करते हैं और कौन से प्राइम मिनिस्टर जी है जिनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं। सो गाइज आप सभी देख सकते हैं उन प्राइम मिनिस्टर जी की फोटो को, आप आई थिंक बहुत इजी है इनको आइडेंटिफाई करना। द नेम इज द लेजेंड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इस द डेट फॉर दिस डे इज 25th of December। तो 25th December अटल बिहारी वाजपेयी जी इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द पीपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल वी आर सेलिब्रेटिंग द 100th बर्थ एनिवर्सरी
ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। काफी इंपॉर्टेंट था ये आपको बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ $1 million लोन अग्रीमेंट विद द dash to support green and sustainable infrastructure projects. This loan will be extended to dash. तो आप देख सकते हो कि यहां पर टोटल 3 ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहला कितना लोन अग्रीमेंट है, सेकंड किसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ, तीसरा जो पार्ट है दैट इज बेसिकली किसको ये लोन एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने फोटो ऑलरेडी लगा दी है आप सभी को एक हिंट देने के लिए। राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट $500 million का लोन अग्रीमेंट है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, और ये जो लोन है ये एक्सटेंड किया जाएगा IIFCL को, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करता है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, और इस लोन अग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सपोर्ट करें ग्रीन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। सो दैट इज बेसिकली द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन अग्रीमेंट। ओके, दैट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। गाइस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। सी हम सभी ऑल द ह्यूमंस विच आर देयर नॉट इवन इन द इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हम सभी कहते हैं कि हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए। ठीक है, तो इंडिया के अंदर उन बेसिक राइट्स को इंश्योर कराना और उन्हें हमें प्रोवाइड कराने का काम किसका है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का है। तो उसके चेयरपर्सन बने हैं 9th चेयरपर्सन। कौन बने हैं, द नेम ऑफ द पर्सन इज वी रामसुब्रमण्यन जी। तो वी रामसुब्रमण्यन जी इसके 9th चेयरपर्सन बने हैं। लेट मी टेल यू गाइस कि जून के अंदर जो 8th चेयरपर्सन थे जिनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा जी, उनका टेन्योर एंड हुआ था, वो 8th चेयरपर्सन थे। उसके बाद एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट हुई जिनका नाम है विजय भारती सयानी जी, और अब 9th चेयरपर्सन बने हैं वी राम सुब्रमण्यन जी। ठीक है, जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन जी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 9th चेयरपर्सन कौन है, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन जी, उन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो आएगा विजय भारती सयानी जी। अगर आपसे पूछता है 8th चेयरपर्सन कौन है, तो आंसर आएगा अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक्स है, मैंने आपको बता दिया है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है। सी गाइस, लेट मी टेल यू, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये 1993 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। आप मुझे बताएंगे कि किस डेट को ये हुआ था, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, व्हिच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट इन द कोटद्वार अंडर इट्स न्यू एक्साइज पॉलिसी टू प्रमोट वाइन टूरिज्म। तो वाइन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पहली वाइन प्रोडक्शन यूनिट को कोटद्वार के अंदर ओपन किया। कोटद्वार इज अ प्लेस इन दैट स्टेट। उन्होंने वाइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये स्टेप लिया है। वो कौन सी स्टेट है, द नेम ऑफ द स्टेट इज उत्तराखंड। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने वाइन टूरिज्म को यहां बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया है। इसके अंदर गाइस क्या है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं कि आप सभी अगर आप उस वाइन यूनिट के अंदर जाएंगे तो कैसे वाइन को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और उसके अलावा यू विल इवन ऑल्सो गेट द चांस ऑफ टेस्टिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन्स देयर। सो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इसलिए यहां पर इस यूनिट के अंदर, एंड दैट्स हाउ दे विल बी प्रमोटिंग द वाइन टूरिज्म इन द स्टेट। सो दिस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसने ऑफिशियली बना है इंडिया का पहला फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट विद द इनॉग्रेशन ऑफ अ 3000 स्क्वायर फीट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बाय द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। सो गाइस, ये एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यहां पर इनॉग्रेट की है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने, और यहां पर क्या होगा, जो भी लिक्विड वेस्ट होगा एयरपोर्ट का और एरोप्लेन का, ठीक है, एरोप्लेन और हमारे एयरपोर्ट का जो भी लिक्विड वेस्ट होगा उसको इस फैसिलिटी और रिकवरी फैसिलिटी सेंटर के जरिए उसे फर्टिलाइजर बनाया जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट का क्या नाम है, लेट मी टेल यू, गिव यू अ हिंट कि ये एयरपोर्ट इंदौर का एयरपोर्ट है। इंदौर क्योंकि क्लीनेस्ट प्लेस कहा जाता है इंडिया का। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट देयर, दैट इज
देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, दैट इज द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, और ये 4R कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, विच इंक्लूड्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिस्टोर। हम बचपन में पढ़ते थे 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इन्होंने 4R को इंक्लूड किया, दैट इज रिस्टोर, दैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अबाउट द फेमस इंडियन फिल्म मेकर हु पास अवे रिसेंटली, और इनको 18 नेशनल अवार्ड्स इन्होंने अपने करियर में जीते हैं अपनी मूवीज के लिए। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण भी इनको मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी ये जीत चुका है। तो काफी जानी मानी हस्ती है और काफी अच्छा इन्होंने काम किया अपनी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए इनको ये सभी अवार्ड्स दिए गए। फोटो आपके सामने मेंशन्ड है, आपको बताना है इस पर्सन का नाम क्या है। द नेम ऑफ द पर्सन इज श्याम बेनेगल। सॉरी, so Shyam Benegal is the right answer to this particular question। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। so जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। just give me a second, sorry guys for the inconvenience। so question number 24, who was recently awarded the श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड? ये किस पर्सनैलिटी को मिला है, और इसको दिया है मुंबई की ओल्डेस्ट एजुकेशन सोसाइटी, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ने। अगर आप फोटो को पहचान सकते हैं काफी इजी होगा। ही इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। व्हाट इज हिज नेम? एस जयशंकर जी। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी को यह अवार्ड दिया गया है, एंड दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, अवार्ड किसने दिया? साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ने दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली 8 नेशनल अवार्ड्स दिए हैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। तो 46 ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी रायपुर के अंदर, और वहां पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इस एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके कम्युनिकेशन और इनिशिएटिव्स के लिए ये 8 नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने काफी सारे कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, जिसके जरिए उन्होंने अपनी इमेज को बेटर बनाया लोगों के सामने, और साथ ही साथ अपनी रीच को भी बढ़ाया। सो इसलिए सेल को मिला है ये अवार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो विच इंडियन बिजनेसमैन वाज रिसेंटली अवॉर्डेड बहराइन्स प्रेस्टिजियस नेशनल ऑनर द मेडल ऑफ एफिशिएंसी? तो बहराइन का प्रेस्टिजियस नेशनल ऑनर मेडल ऑफ एफिशिएंसी इनमें से कौन से इंडियन बिजनेसमैन को रिसेंटली दिया है? और ये दिया गया था बाय किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा, जो बहराइन के किंग है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है इन्हें। द फोटो ऑफ द पर्सन इज हेयर टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। द नेम ऑफ द पर्सन इज डॉक्टर रवि पिल्ले। तो डॉक्टर रवि पिल्ले जी को ये अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने जो बहराइन का किंगडम है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इन्होंने यहाँ पर रोल अच्छा प्ले किया है। ठीक है, contributions to the progress and development of the kingdom, that's why he has been given this particular award। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज आर्टिकल गाइस। व्हाई? बिकॉज इंडिया हैज नाउ लॉस्ट इट्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर who was also known as the architect of the 1991 economic reforms, जिन्होंने 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो गिवर थे इंडिया के, जो गेम चेंजर थे, और उन्होंने 2 टाइम्स इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो रहे हैं फ्रॉम 2004 टू 2014। आई होप कि आप सभी इन पर्सनालिटी को जानते हैं, काफी फेमस पर्सनालिटी है एंड वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिस्ट of our nation, and the name of that person is Dr. Manmohan Singh. So we have lost this person, very major loss for the whole country. So Dr. Manmohan Singh has passed away recently, and he played a very important role during the 1991 economic reform, जिन्हें हम प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं गाइस। सो काफी इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया। सो ही पास्ड अवे रिसेंटली, एंड here option B is the right answer। So guys, that was all from the today's session। These were the total questions that we were going to cover in the today's session, और I believe कि आप सभी को आज का सेशन काफी पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब भी ऐसा कोई वीडियो आए तो आप उसको ऑन टाइम यहाँ पर अटेंड कर सकें। और साथ ही साथ आज के सेशन का
पीडीएफ एक्सेस करना है तो टेलीग्राम चैनल पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको मिलेगा। और साथ ही साथ गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस सेशन, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in। और क्योंकि SBI PO SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको कोई भी यहां पर डाउट है रिगार्डिंग दैट, और आपको यहां पर कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, तो उसके लिए गाइस आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आवर टीम विल गेट इन टच विद यू, वी विल गिव यू अ प्रॉपर मेंटरशिप रिगार्डिंग द सेम। ठीक है, सो गाइस अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग।